हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके मेरे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्लास 10th मैथ्स बाय दीपक। मेरा नाम है दीपक तंवर और हम आज से स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का नया कोर्स। पिछला जो हमारा सेशन रहा है उसमें बहुत सारी नॉइज़, कुछ वीडियोस में नॉइज़ थी, कुछ में वीडियोस इश्यूज थे, कुछ में कोई इनकम्प्लीट सॉल्यूशन थे, बहुत सारे मिस्टेक्स थी और पहले वीडियो भी प्रॉपर नहीं आ रहे थे। तो इस नए कोर्स से हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जो पहले जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो इस बार फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। देखिए उसमें बेसिकली जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं हम। फर्स्ट ऑफ क्या देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहली बात, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग कैसे, ज्यादा फर्क नहीं है। एक में हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, दूसरे में हमें ज्ञात करने होते। बात इतनी सी है। देखो पहला क्या बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है ए, मान लिया हमने ए है, को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से अगर हम इस प्रकार विभाजित करें कि हमारा जो शेषफल है वो आर हो, जो कि क्या हो, बी से छोटा हो। और यही जो प्रमेय है जो लिखित रूप में हमें क्या करा है, प्रमेयिका में दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि ए बराबर हो बी इंटू क्यू प्लस आर के, जहां क्या होना चाहिए, जहां जो आर है वो 0 से बड़ा हो पर जो बी हो वो किसा हो, वो आर से बड़ा हो। अंडरस्टैंड, इतना सा फर्क है। अब दूसरी देखो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोल रहे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर, यानी इस वाली प्रमेय में हमें पूर्णांक दिए गए हैं पर हमें क्या करना है, हमें a बराबर बी क्यू प्लस आर एक थ्योरम बनेगी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात करनी है। क्या करनी है हमें q की वैल्यू और r की वैल्यू जो है हमें सिर्फ ज्ञात करनी है। जबकि पहले वाले में देखो हमें क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक a को अगर b से विभाजित करें तो r शेषफल आएगा जो कि b से छोटा है। बस दूसरी वाली में हमें ज्ञात करना है r का मान और q का मान। अंडरस्टैंड। अब देखिए अर्थात कैसे हो सकती है वो संख्या कि उन संख्याओं का अस्तित्व है। इट मींस कि वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या वही क्या होगी इंग्लिश में, हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर जो रियल नंबर है वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है, और पूरे में चैप्टर में मोस्टली जो यूक्लिड ने थ्योरम्स दिए हैं उसी पे बेस्ड है, और बहुत इजी चैप्टर है, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से करवाएंगे। अगला देखिए, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर है, उसको हम साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या होगा, जो भाज्य है हमारा बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये लिखित रूप में कैसे होगा कि मानो कि हमारा जो भाज्य है वो क्या है, वो 24 है और भाजक हमारा 12 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल 0 है। ठीक है, मैंने इसी फॉर्म को एक समीकरण में दर्शाया, मतलब एक इक्वेशन के रूप में। इसका मतलब क्या है कि जो 24 है ना, ये इसके पूरे के बराबर है ना, 12 दूनी 24, 24 प्लस 0 यानी 24 बराबर 24 है। बात तो यही कह रहा है, पर क्या किस रूप में आ रहा है, यूक्लिड प्रमेय के रूप में कह रहा है। बस इतना सा आपको समझना है। अंडरस्टैंड। अब देखिए एक तो सिंपल रूप आता है ये वाला समीकरण का, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कोई भी जैसे इक्वेशंस दे रखी, कोई नंबर दे रखे, हमने क्या निकाला, हमने यूक्लिड थ्योरम में कोई भी नंबर या फिर किसी भी भाज्य संख्या, फिर भागफल या फिर गुणनफल है वो दिखा दिए इसके अंदर, ठीक है, यूक्लिड की थ्योरम से करवा दिए। अगला क्या देखो, अगला क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इट मीन्स कि HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा, a इंटू बी के। जैसे कि यदि कोई संख्या है जिसका HCF दे रखा है हमें और उसका एलसीएम भी दे रखा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो नंबर होगा, यानी जिस नंबर का वो HCF है और जिस नंबर का वो एलसीएम है, उन दोनों का क्या होगा, गुणनफल होगा, उन संख्याओं का गुणनफल होगा। अब इसी फॉर्म से हम 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। पहला क्या बोला, देखो पहला इसने बोला हमें कि HCF गुणा एलसीएम बराबर क्या होगा, a इंटू बी के। अगर हमें HCF दे रखा है, अगर हमें HCF ज्ञात करना है, बाकी सब दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, HCF देखा रह जाएगा इस तरफ बराबर a इंटू बी और ये अपॉन में चला जाएगा एलसीएम। यानी इसी फॉर्मूले से अगर हमें HCF पूछ लिया जाए
बाकी सब कोऑर्डिनेट देकर हमें बस HCF का मान पूछ लिया जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर वहीं हमें एलसीएम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एलसीएम बराबर A गुणा B बट्टा HCF। अगर वही हमें A का मान पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा कि HCF गुणा एलसीएम बट्टा, यदि हमें A का मान पूछा तो यहाँ B आ जाएगा बराबर A, और यदि हमें B का मान पूछ लिया तो यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा B। तो ऐसे करके टोटली इसके 4 फॉर्मूले बनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए कि यदि P जो है हमारा वो कोई अभाज्य संख्या है, क्या है, नॉन डिविजिबल नंबर है, तो अगर P जो है अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि P हमारा अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो P जो है वो A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो जहां A जो हमारा होगा कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अंडरस्टैंड, साधारण सी बात में कह रहा है कि अगर कोई नंबर है जैसे 2 है ना, तो अगर क्या बोल रहा है, अगर 2 अगर A स्क्वायर को कोई विभाजित कर रहा है, यानी 2 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या करेगा, वो 2 जो है वो 2 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। साधारण सी भाषा में ये कहना चाह रहा है। अंडरस्टैंड, ओके। अब देखो कि जैसे √2 है, √3 है, √5 है, तथा व्यापक रूप में कोई भी नंबर है वो क्या है, सारी अपरिमेय संख्या, यानी अंडर रूट में कोई भी नंबर है वो अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या वो होगी कि जो भी P बटा Q की फॉर्म में जो नंबर एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्याओं को हम P बटा Q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, जहां क्या है, जहां P एक अभाज्य संख्या है। अंडरस्टैंड, तो 2 बातें मैंने समझाई कि क्या अगर P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या करेगा, P A को विभाजित करेगा। और वहीं हमने दूसरी बात देखी कि अंडर रूट में, यानी अंडर रूट 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर्स है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 क्या, 2 का स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2, 3, 5 जो भी नंबर है अंडर द रूट में वो सारी क्या होगी, वो सारी अपरिमेय संख्या क्या होगी, क्या होगी, सारी अपरिमेय संख्याएं होगी। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी परिमेय संख्या होगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो कि हमने माना कि कोई x बराबर क्या है, P बटा Q है। क्या है, x बराबर P बटा Q, यानी एक ऐसी जो है परिमेय संख्या है कि जो Q का भाज्य है। क्या है, जो Q का अभाज्य गुणनखंड 2n या फिर 5m के रूप का हो, जहां nm क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, कोई ऋणात्मक पूर्णांक है m और m। वहीं हम अगला देखेंगे, माना कि कोई x परिमेय संख्या, ये जो लाइन लिखी है वो इससे रिलेटेड है, ध्यान से देखना कि जैसे माना कोई x एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तब हम x को क्या करेंगे, तब हम x को P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से सुना पूरी बात। और तथा Q का एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2n या फिर 5m के रूप का है। अर्थात जो पहले वाली लाइन है वो क्या बोल रही है कि देखो यदि भी, अब क्या होगा क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो संख्या दे रखी है हमारी, उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है, कोई भी संख्या है ना। तो माना कि कोई भी एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार हमें चेक करना है, तो यदि उसका गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड 2n या फिर 5m का रूप का आए, ध्यान से सुनना, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 2n या 5m के रूप का है, किसका, Q की बात कर रहा हूं, किसका, Q की, यानी अगर हमें कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, अब हमें इसका बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, ठीक है। तो देखो जो Q है, यानी जो हर में है, ये तो हो गया अंश, ये हो गया बट्टा में उसका हर, तो जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड 2n या फिर 5m के रूप का हो, क्या हो, 2n या फिर 5n के रूप का हो, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे सारे शांत हो जाएगा। क्या होगा, सारा सबका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यदि कोई संख्या 2n या फिर 5m दोनों में से किसी एक के भी रूप का नहीं है ना, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन टाइप क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। तो फिर उसी का फिर मैं अगला बताया है कि माना हमने कि x क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। क्या है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब हम x को क्या कर सकते हैं,
P बटा Q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बटा Q की फॉर्म में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका दशमलव प्रसार है, एक तो वो शांत है और दूसरा हम उसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या हो गई? तो एक या दो रीजन हो गया उसको परिमेय संख्या बताने की। तो आपके दोनों सवाल आएंगे। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध करो, क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडरस्टैंड? और हमसे ये भी पूछा जाएगा कि किस संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो शांत है फिर अशांत है ना। तो ये था प्रश्नावली 1 का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वैसे वैसे इनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। मोस्टली जो इस प्रश्नावली में था वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में HCF ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। हमने जब दो एल्गोरिथम पढ़ी थी स्टार्टिंग में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का, यहाँ दोनों का उपयोग होगा, पर जो बेसिक मेथड है वो हमें एल्गोरिथम का यूज करना है। आप इन दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टार्टअप हमें यहाँ से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिखना है, क्या लिखेंगे हम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से उसके बाद अब देखिए हमें क्या पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसा कि उसने बताया था जो प्रमेय का है यूक्लिड विभाजन, उसमें यह बोला था कि a बराबर होना चाहिए BQ के प्लस R। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो R है हमारा वो या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और जो b है वो किससे बड़ा होना चाहिए, वो R से बड़ा होना चाहिए। कुछ ऐसी ही प्रमेय हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि चूंकि 225 जो है हमारा नंबर वो बड़ा है 135 से, तो यहाँ क्या उपयोग करेंगे हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन उस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, उस प्रमेय के अनुसार ये होगा कि हमें 225 में क्या करना है, 135 का भाग देना है। तो देखिए हम यहाँ करते हैं, 225 में हम भाग देंगे जब 135 का, तो वो एक बार में जाएगा 135 और बट्टा में शेषफल यहाँ 90 बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल यहाँ 90 बचेगा। तो ये आया शेषफल और ये हमारा भागफल। तो वही हमें बिल्कुल इसी टर्म में यहाँ लिख देना है कि 135 को जब एक बार गुणा करा और प्लस में उसमें 90 जोड़ेंगे हम, तो क्या आएगा, हमारा 225 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि क्योंकि क्या है, जो 90 है वो बराबर नहीं है 0 के, अतः हम क्या करेंगे, अतः हम 135 व 90 पर फिर से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। प्रमेय के प्रयोग से, समझ रहे हो। तो जो ये हमारा पहला स्टेप ये कंप्लीट हो जाएगा, हमने जिसमें क्या करा है, हमने 225 को बड़ा मानकर एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करा है। तो ये है डिफरेंस एल्गोरिथम और प्रमेय में। अब देखिए फिर से, जबकि हमारे पास पूरा शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, या तो क्या हो, 0 के बराबर थोड़ा बड़ा हो R शेषफल, पर B से छोटा हो। हमें ये तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए। तो देखिए जो दूसरा स्टेप हमारा हो जाएगा उसमें क्या करेंगे हम, जो 135 है वो रहेगा बाहर। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंदर रखना है 90 को, यानी कि इसी के आगे हमें कंटिन्यू रखना है हमारा भाग। तो अंदर आ जाएगा 135। तो देखिए ये 90 का फिर से एक बार जाएगा 90, तो यहाँ बचेगा 45। क्या बचेगा, 45। तो फिर से 45 शेषफल आ गया, हमें एक बार ही भाग देना है। अब देखिए 90 से छोटा है 45, तो हमें यहाँ भाग रोक देना है, अब आगे भाग नहीं जाएगा। यानी कि 90 में हमें 1 का गुणा करा तो हमारा शेषफल क्या आया, 45 आया।
तो अब फिर से देखिए कि चूंकि जो है 45 है वो बराबर नहीं है 0 के, अतः क्या करना होगा हमें, अतः हम 90 व 45 पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के उपयोग से। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, जो यहाँ 45 आया है वो हो जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा 90। तो देखो 45 दूनी 90, अब ये चला जाएगा पूरा। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कि 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस में 0। अब देखिए अब क्या हो रहा है हमारा, ये थर्ड स्टेप था। अब जो शेषफल है वो बराबर है 0 के, अतः यह प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ भाजक जो बचता है बच्चों वो बचता है 45, अतः जो 135 और 225 का जो HCF है वो 45 होगा। तो ये आ गया हमारा उत्तर। कुछ ऐसे आपको इस क्वेश्चन को पेपर में प्रॉपरली लिखना है, तभी आपका क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट माना जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। अब ये तो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से तरीका। एक तरीका और है इसका जिसके मदद से आप इजीली HCF निकाल सकते हैं, वो तरीका है LCM HCF जो बेसिकली निकालते हैं वो तरीका। देखिए हमें क्या नंबर दिया गया है, 135 और 225 दिया गया है। तो देखिए 135 और 225 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले देंगे हम इसको 5 से भाग, यानी 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये जाएगा 27 बार, और 5 चौके 20 पचम 25, ये जाएगा 45 बार। फिर से देंगे हम इसको 5 से भाग, तो जाएगा 5 का देखो 27 का 27 आ जाएगा, और 5 निम में 45। अब देखो 5 से कोई जाएगा नहीं, यानी कि 3 से जाएगा, तो 3 निम 27, 3 तिया 9, फिर से जाएगा 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 से, यानी कि 3 एकम 3। अब देखो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर क्या, यानी कि गुणनखंड जिसको हम कह सकते हैं, वो आया है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या करना है, इसमें दो दो के जोड़े बना लेने हैं। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया 1, इसका जोड़ा बन गया 1, और ये आ गया एंड में, यानी कि इस जोड़े का 5, इस जोड़े का 3, इस जोड़े का 3, कितना हो गया, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 आ गया। तो यह आपका आ चुका है HCF। तो ये दो तरीके हैं HCF निकालने के, पर हमसे जो तरीका पूछा गया है वो है ये तरीका, जिसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के तरीके से। वही हमें बिल्कुल स्टार्ट करना है एकदम तरीके से। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चूंकि जो 38220 है वो बड़ा है 196 से, अतः हम क्या करेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से। क्या करेंगे, पहला जो स्टेप हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 38220 बराबर 196। तो जब आप 196 में, तो जब आप क्या करोगे, 38220 में 196 से भाग दोगे, तो देखो ये टोटल 195 बार में जाएगा, जिसमें 38220 आ जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा 0, यानी कि गुणा 195 प्लस जो भागफल आएगा वो, जो शेषफल आएगा वो आएगा बिल्कुल 0। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले ही स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में फिनिश हो रहा है। तो देखिए अतः जो शेषफल है बच्चा वो बराबर है 0 के,
व भाजक हमारा वो 196 है। अतः जो हमारी संख्या है 38, 220 व 196 का HCF 196 है। तो बस ये आ गया हमारा सिंप्लिसिटी आंसर। अब आप ये पूछोगे सर आपने कैसे निकाला कि 196 को 195 से गुना करने पर 38,220 आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन वैसे ही इंपॉर्टेंट और फास्ट होती रहेगी। और अगर आप चाहो तो इस भागफल वाले मेथड से भी HCF ज्ञात कर सकते हो। जो आपके गुणनखंड आएंगे वो 196 के बराबर होंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड, 867 और 255 का HCF। 867 और 255 का वैसे ही करना है हमें, बिल्कुल जैसे हम आंसर कर रहे थे अब तक। सबसे पहले यूक्लिड भाई साहब का जो जिक्र है वो आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चूंकि जो 867 है वो बड़ा है 255 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा, हमें 867 बराबर रखना है 255 में, यानी कि 867 में हमें 255 का भाग देना है। तो देखिए 255 को अगर हम 3 से गुणा करके देखें तो 5 से 15 1, 5 से 15 1, 16 का 6 आंसर लगे, 3 दूनी 6 1 7, तो क्या आएगा 765 आएगा। तो 3 बार हमने दिया 765 आया। पीछे हमारे क्या बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 0 और 8 में 7 गया 1, यानी 870 में 255 का हम कितनी बार भाग देंगे, 3 बार भाग देंगे। तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 102, जो कि क्या है, जो 20 से छोटा है। अब अतः जो शेषफल है हमारा वो यानी कि 102 बराबर नहीं है 0 के। अतः पुनः यानी फिर से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अतः हम क्या करेंगे 255 व 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड स्टेप। क्या करेंगे कि 255 में हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो हमारा भाजक क्या रह जाएगा, 102 रह जाएगा। तो देखिए 255 गुणा 100, तो 102 को हम अगर 2 से गुणा करके देखें, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम तो क्या आता है 204 आता है। यानी 102 को हमने 2 बार गुणा करा तो 204 आया। तो हमारे पास क्या बचा, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5। ठीक है। तो देखिए हमने जब 102 से भाग दिया तो इसको 2 से गुणा करने पर हमारा शेषफल आया 51। अब देखिए फिर से कि अतः जो हमारा शेषफल है वो अभी भी क्या है बेटा, वो 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या करेंगे हम, अतः हम अब फिर से 102 व 51 पर, किस पर, 51 पर क्या करेंगे हम, यूक्लिड प्रमेय का, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसके अनुसार। तो देखिए फिर से आ जाएगा यहाँ 102 बट्टा बराबर 51 आएगा। यानी हमें क्या करना है, अब हमें 102 में भाग देना है 51 का। तो देखिए 102 51, अगर मैं 51 को 2 से गुणा करके देखूँ तो 2 एकम 2 और 5 दूना 10, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, जिसमें शेषफल हमारा
0 बचेगा। तो देखिए जब मैंने 102 में भागते 51 का 2 से गुणा करा प्लस शेषफल क्या आया 0। अतः अब देखो यहाँ क्या है, हमारा जो शेषफल है वो शून्य हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? शेषफल हमारा बराबर है 0 के। तो जब शेषफल 0 के बराबर हो गया तो यहाँ देखिए अब आगे, जब शेषफल 0 हो गया तो भाजक क्या बचा हमारा? भाजक बचा हमारा 51। तो भाजक 51 है, अतः जो 867 व 255 का जो एलसीएफ हो जाएगा बच्चा हमारा, वो 51 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने क्या करा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने एचसीएफ निकाले। आप चाहो तो जो मैंने दूसरा भाग वाली विधि वाला मेथड बताया, आप वो भी यूज करके इनके एचसीएफ इजीली निकाल सकते हो। अगला प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्या पूछा है यहाँ से? यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है जो कि 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का हो सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था उसमें भी ये दिया गया है, ये बता दिया गया है कि इस रूप का होता है। पर इसी प्रश्न में हमें वो भाषा जिस प्रकार से बताया गया है उसी भाषा के अनुसार हमें लिखना है, और वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना a क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने a को एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है। अब a और b बराबर 6 के लिए, अब b बराबर 6 क्यों लिया? क्योंकि हमें प्रमेय पता है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन की, जो क्या बोलती है कि a बराबर 6q + r होगा, जहाँ क्या होना चाहिए, जो r है वो या तो 0 से बड़ा हो या फिर बराबर हो, पर जो b है वो हमेशा r से बड़ा होना चाहिए, है ना। यही प्रमेय हमें ध्यान में रखनी थी और यही हमें यहाँ ध्यान में रखती, जो कि यहाँ सिद्ध कर दिया जा गया है। अतः जो 0 है वो क्या है? r से या तो बराबर है या फिर छोटा है। पर जो 6 है, जी हाँ, क्योंकि हमने b को 6 माना है तो 6 क्या है? r से बड़ा है। यानी पूरी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ सेट हो रही है, प्रमेय यहाँ सेट हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब जब हमने क्या माना है, अब b बराबर 6 है, हमेशा क्या होगा? b बड़ा होगा r से। और हम r को क्या बोलते हैं? हम r को शेषफल मानते हैं। क्या मानते हैं? शेषफल मानते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम इनका डिवाइडेशन करेंगे तो हम इनके जो r का मान है वो कहाँ तक एक्सेप्ट करेंगे। सीधी सी बात, देखिए कि संभावित क्षेत्रफल क्या हो सकता है? r का मान यहाँ पूछा है कि r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या फिर 5 होगा। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या रखना है? हमें जो b है वो हमेशा r से बड़ा रखना है। r जो है वो b से बड़ा नहीं हो सकता। और जबकि फर्स्ट लाइन में ही हमने क्या मान लिया कि b बराबर 6 है। क्यों? क्योंकि 6q + 1, 6q + 3 और 5 दे रखा है। और जो q के साथ है वो क्या होगा? जो आप प्रमेय देखते हो वो ऐसे होती है, a बराबर bq + r। तो जो b है वो क्या हो जाएगा? यहाँ 6 मानना है। अब समझ में आया कि कैसे हम r का संभावित मान 5 तक ही एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए हम एक्सेप्ट करेंगे कि जो r का मान है वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 6 नहीं जाएगा। तो मुख्यतः हम संभावित जो शेषफल है वो 5 तक मानते हैं। तो जब हम संभावित क्षेत्रफल 5 तक मानेंगे, अर्थात a के मान 6q या 6q + 2। अब वो कैसे? क्योंकि देखो सबके साथ हम r का मान 1 2 3 4 5 तक करेंगे। तो देखो वैसे वही हमने किया कि 6q या 6q + 1, r का मान क्या आ गया? 1 आ गया। फिर r का मान यहाँ 2 आ गया, यानी 6q + 2। फिर r का मान यहाँ 3 आ गया, यानी 6q + 3। फिर देखो 6q + 4 और 6q + 5। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम r का मान परिवर्तित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं हम इसमें भाग दे रहे हैं, जो संभावित क्षेत्रफल है वो 5 तक आया, तो इसलिए हमने क्या करा? 6q + 5 तक नंबर्स लिख दिए, इक्वेशंस लिख दिए। अब देखो जहाँ q क्या है? कोई भाज्य संख्या है। अब चूंकि हमने क्या माना था? हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना था। क्या माना था? विषम पूर्णांक माना था। और यहाँ देखो कि जब हमने विषम पूर्णांक माना है, अतः 6q + 2 4 क्या है? ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये क्या है? हमेशा 2 से विभाजित है। तो जो भी संख्या 2 से विभाजित है वो कौन सी होगी? वो सम संख्याएं होगी। नहीं हो सकता
यानी कि जो अतः 6q+2 या फिर 6q+4 के रूप का ये मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी 2 से भाज्य होने के कारण क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इनको छोड़कर कौन सा बच जाएगा हमारे पास, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का हो सकता है, जहां क्या है, जहां q कोई पूर्णांक है। बस यही हमें यहां सिद्ध करना था। हमसे क्या पूछा गया था कि दर्शाइए, हमें बस शो करना है, बस बताना है इनको कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1, 3 और 5 के रूप का हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। और वही लास्ट वाली कंडीशन इससे बिल्कुल मैच होती है। बस हमें जो लैंग्वेज है वो ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे लिख के करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, 616 सदस्य है, एक आर्मी की टुकड़ी है जो क्या कर रही है, जो 32 सदस्यों वाले, साथ में और है कि 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या में, अब देखो यहां एक वर्ड आया है समान संख्या में, इसको नोट कर देता हूं मैं। ठीक है, वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, हमसे क्या पूछा है, अधिकतम संख्या। अब देखो 2 चीजें बताई थी मैंने आपको, एक बताया था HCF और एक बताया था LCM। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब देखो यहाँ क्या पूछा है हमसे, समूह का समान संख्या, यानी कॉमन फैक्टर तो इसमें दोनों में है ना। अब पता कैसे करें कि एलसीएम है या एचसीएफ है, तो देखो इसने क्या पूछा है हमसे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या किस में आएगी, एचसीएफ में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सामान्य बात यह है कि हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेना है। तरीके कौन से, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यूक्लिड प्रमेय का उपयोग कर सकते हो, आप चाहो तो भाग विधि का उपयोग कर सकते हो, जिसमें हम गुणनखंड की मदद से निकालते हैं। 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, या तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हो या फिर आप भाग विधि वाले सिंपल मेथड से कर सकते हो। जो देखते हैं कैसे है कि 616 में हम क्या करेंगे, 32 का भाग लगाएंगे, तो सबसे 32 से कम 32 कैसे करेंगे, यहाँ से काटा 5 11, तो 11 में से 2 गए बचा 9, 5 में से 3 गए बचा 2 और 6 का 6 आ जाएगा। फिर देखिए अब 32 का हम 9 बार गुणा करते हैं, यानी 9 बार करा, 9 2 18 का 8, 1 9 3 27 1 28, तो क्या है हमारे पास 288। ठीक है, तो 19 बार गया, ये 288 बचा क्या हमारे पास, बचा इधर 8, है ना। अब देखो क्या है, जो 8 है ना वो 32 से छोटा है, तो फिर से एक बार बाहर जाएगा, 8 रहेगा बाहर, 32 रहेगा अंदर, तो 8 चौका 32, ये चला गया पूरा। अब देखिए इसी भाग को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वो यहां देखिए आप, कि चूंकि क्या है, चूंकि 616 जो है वो बड़ा है 32 से, अतः हम क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से तो 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा। अब यहाँ क्या है कि अतः जो शेषफल है हमारा, शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा 8 आया, वो 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या करेंगे, पुनः 32 व 8 पर किसका उपयोग करेंगे, यूक्लिड प्रमेय का। किसका उपयोग करेंगे, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग से। अब आगे यहां देखिए, तो स्टेप सेकंड था हमारा, इसमें हमें क्या करना था, 32 व 8 का उपयोग करना था। तो हमने लिखा 32 अंदर बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। अब हमें क्या आ रहा है यहाँ, अतः
शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब जो भाजक है वो क्या है, 8 है, अतः 616 व 32 का HCF 8 है। और हमें साथ साथ क्या पता लगा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें मार्च कर रहे हैं, तो स्तंभों की स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या हो सकता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब यहाँ करने के लिए हमें संकेत दे रखा है कि हमें क्या करना है, कि हमें मान लेना है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इनमें से प्रत्येक का हमें वर्ग करने को कह रहा है, क्या करने को, वर्ग करने को कह रहा है। और दर्शाइए कि इन वर्गों को हम 3m या 3m+1 या फिर 3m+2 के रूप में लिख सकते हैं। बस यानी कि इसने प्रश्न दिया है सिर्फ दर्शाने के लिए और साथ ही साथ संकेत दे रखा है करने के लिए। तो देखिए प्रश्न कुछ इस तरह सॉल्व होगा कि माना कि x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमने x को धनात्मक पूर्णांक मान लिया है, तब ये क्या हो सकता है, तब ये 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है, ये हमने माना है जैसा कि इसने बोला था। अगला कि यदि x बराबर 3q होगा। अब हमें देखो 3 कंडीशन लेनी है ना, क्या करना है कि पहला x को जो है वो इसके बराबर मानना है, फिर दूसरा इसके बराबर मानना है, तीसरा इसके बराबर मानना है। फिर क्या करना है, जैसा कि इसने कहा है इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, बस हमें वही करना है इसके अंदर। और जो इसकी लैंग्वेज रहेगी वो ऐसी रहेगी कि देखिए अतः यदि x बराबर 3q है, जैसा कि मैंने आपको कहा है पहले वाले को x के बराबर रखा, क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो एक साइड में आ जाएगा x², दूसरी साइड में आएगा 3x²। अब देखो दोनों तरफ वर्ग किया तो x² बराबर 9q का स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, 3 कॉमन लेना है इसमें से, तो जब हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3q², और हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस क्या आएगा, 3 तिया 9q²। यानी हमने क्या करा है, हमने 3 को कॉमन ले लिया है और 3q² को ब्रैकेट में रख दिया है। अब वो क्या होगा कि जहां हमने माना है कि 3q² बराबर m है, हमने क्या मान लिया, हमने इस पूरे डब्बे को जो हमने कॉमन लिया इसको m के बराबर हमने मान लिया है। तो जैसे ही हम मानेंगे तो क्या हो गया कि x² बराबर क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई पहली नंबर समीकरण। कैसे कि आपको समझ में आया, हमने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा हमने क्वेश्चन के संकेत में पढ़ा है, बस वही कर देना है सेम इसके साथ भी और इसके साथ में। जो लैंग्वेज है वो आपके सामने है। देखिए फर्स्ट स्टेप तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, पहला चरण। अब देखिए दूसरा चरण, इसमें क्या करना है, पुनः हमें फिर से x को बराबर 3q+1 के रूप में रखना है। x को बराबर क्या करेंगे, फिर से हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ तो सिंपल x² है, दूसरी तरफ 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही +1 आया तो यहाँ फॉर्मूला पूरा चेंज हो गया। यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि a+b का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व कैसे होगा कि a² + b² + 2ab, बिल्कुल हमें वही करना है सेम। हमने क्या करा है, x² बराबर a² + b² + 2ab, और साथ में देखो अगर हम 2ab को गुणा करते हैं तो 2 3 6 यानी 2 2 3 6 और 6 एकम 6, तो क्या 6q आ गया है ना। अब देखिए हमें फिर से क्या करा, हमने इस जैसे पूरे को लिखा तो हमने इसमें से पूरे में से 3 कॉमन ले लिया। तो देखिए जैसे कि अगर 9q² + 6q और +1 है
तो उसमें क्या करा, इस वाले पूरे बक्से को हमने कॉमन ले लिया 3 से। तो जैसे ही 3 से कॉमन लिया तो बाहर आ गया 3, अंदर आ गया 3q² प्लस 2q, जैसा कि इस बॉक्स में आ रखा है। बिल्कुल वैसे ही कॉमन लेना है और प्लस को हमने बाहर रखा है। क्यों? क्योंकि इसने क्या पूछा है, क्या होना चाहिए 3q+1 यानी 3m+1 के रूप का हो सकता है, जैसा कि बिल्कुल हमें क्वेश्चन में बताया गया। क्या हो सकता है 3m+1 के रूप का। अब जहां हमने क्या मान लिया, जहां हमने जो पूरा इसके अंदर है ना 3q² प्लस 2q बराबर हमने m मान लिया। जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने यहां माना था ना कि 3q² बराबर पूरा m हो जाएगा, और वहीं हमने 3q² प्लस 2 को क्या पूरे m मान लिया, जहां m क्या एक पूर्णांक है। जैसा कि हमें इसने कहने को कहा है, करने को कहा है, हमने बिल्कुल वही करा है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ था, सेकंड ये हो गया पूरा, जहां क्या हो गया कि x बराबर आ गया। थर्ड स्टेप हो गया कंप्लीट, जहां क्या आया x² बराबर 3m+1 यहाँ आ चुका है। अब फिर से देखेंगे कि फिर से हमारे पास एक क्या बच गया, ये बच गया 3q+2। हमने फिर से वही करेंगे कि पुनः हमने क्या किया, x बराबर 3q+2 को रखा और दोनों तरफ वही करा जो हमेशा कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। तो जैसे ही वर्ग करेंगे फिर से वही फॉर्मूला खुलेगा, a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, यानी कि x² बराबर a² + b² + 2ab। अतः क्या करा हमने इसको रेशनल कर दिया है ना, समीकरण को हमने अपने हिसाब से कर लिया कि 9q² कर लिया, फिर 12 को कर लिया, फिर 3+1 कर लिया। अब इस 4 को हमने 2 टुकड़ों में काट दिया है। किसके टुकड़ों में? 3+1 के टुकड़ों में। क्यों? क्योंकि देखो हम इस एक को बाहर रखेंगे और इस पूरे को 3 के कॉमन में ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। वो देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे को हम m के बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? m के बराबर, जहां m बराबर 3q² प्लस 4q+1 हो जाएगा। तो जैसे ही हमने m के बराबर माना तो हमारे पास क्या आ गया, x² बराबर 3m+1 आ गया। तो अतः सभी समीकरण यानी समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि x क्या है, 3 से पूरा विभाजित है, जहां शेषफल या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। जहां क्या आया था, पहले शेषफल आया था एकदम, यहाँ 0 आया था, और यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इधर भी शेषफल 1 आ रहा है, 1 से आगे गया नहीं था। तो अतः क्या होगा, अतः हमने ये प्रूफ कर दिया क्या होगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ के रूप का हो सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस इसमें हमें इतना पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि सेम वही पूछा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें वर्ग का पूछा था। पिछले क्वेश्चन में संख्या हमारे 6q+ थी और यहाँ 9m+1 या फिर 9m+8 की है। अब देखो यहाँ 9 बोला है और साथ ही हमें घन करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें संख्या लेनी होगी तो हम क्या लेंगे, हम 3 लेंगे, क्योंकि 3 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, तो हमें आसानी रहेगी आगे करने को, जैसा कि सॉल्यूशन में दिखाया गया है। हमें क्या करना है सबसे पहले कि माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो b बराबर 3 होगा। अब वो 3 कैसे होगा, देखो कि a बराबर bq+r, ये प्रमेय थी। अब ये प्रमेय थी, हमें बोला गया था 9, है ना, और हमें क्या करना था, हमें इसमें घन करना है, यानी उसका क्यूब करना है। तो हम सिंपली कौन सा लेंगे, उसका सिंगल नंबर, यानी जो फर्स्ट नंबर है 3। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो हम क्या लेंगे, हम सिंपली 3 ही वो नंबर लेंगे। जब हम 3 लेंगे तो हमारे लिए सॉल्यूशन इजी रहेगा, वरना जो इक्वेशन है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए क्या है, b बराबर 3 है, जहां a बराबर 3q+r होगा, और जहां q क्या है, q भागफल है और ये r क्या है, शेषफल है, तथा r शेषफल है। जहां जो r है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और जो r है वो 3 तक ही सीमित है ना, जो r है वो 3 तक सीमित है, 3 से बड़ा r नहीं हो सकता, यानी कि जो b का मान है वो r से ज्यादा होगा। अतः यदि अगर 3 कंडीशन लेंगे हम, जो शेषफल है हमारा 0, 1, 2 तक लेंगे, क्योंकि 3 क्या है, 3 हमारी b की वैल्यू है, r 3 से बराबर या फिर उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए पहली कंडीशन क्या रहती है कि यदि r बराबर 0 हो तो इक्वेशन क्या रहेगी, a बराबर 3q+1।
अंडरस्टैंड। और अगर हम माने कि r बराबर 1 ले हम, तो इक्वेशन क्या रहेगी, a बराबर 3q+1 रहेगी। वहीं थर्ड कंडीशन में क्या मानते हैं कि r बराबर 2 माने, तो क्या इक्वेशन क्या रहेगी, a बराबर 3q+2। यानी हमारे पास 3 रिजल्ट्स आ रखे हैं यहाँ इक्वेशन के लिए। तो क्या करेंगे, अर्थात a जो है a 3q+1 या 3q+2 के रूप का है, पर हमें दिखाना है कैसे। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लेंगे, यहाँ पहली कंडीशन लेंगे कि अब यदि a बराबर हम 3q माने, तो उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, हमें इसका घन करना है। तो बस बिल्कुल क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर। तो जैसे ही घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a3, और जब 3 का घन होगा तो 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 का क्यूब आ जाएगा। वही हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन में हमें क्या चाहिए, हमें तो 9m के रूप का चाहिए, तो 9 को लिया कॉमन, 3q³ अंदर रख दिया, और इसी 3q³ को हम क्या मानेंगे, बराबर मान लेंगे m के, जहां क्या है m भी एक पूर्णांक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली समीकरण जो आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी कि a³ बराबर क्या होगा, 9m। ये आ गई हमारी फर्स्ट समीकरण। वही फर्स्ट वाली आ गई, तो सेकंड हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे कि पुनः यदि a बराबर 3q+1, क्या करेंगे कि a बराबर यदि 3q+1 ले, तो उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली दोनों तरफ घन करेंगे। तो जैसे ही हम घन करेंगे तो ये फॉर्मूला कौन सा बनता है, ये फॉर्मूला बनता है a+b⁻³ अब ये आपको सॉल्व करना है, बताना है कमेंट के अंदर कि a+b⁻³ क्या होता है। देखिए क्या करेंगे, वही कर देंगे कि a+b⁻³ साथ में a³ आया। अब जो सॉल्व होगा a³ का फॉर्मूला, वो देखिए 27q³ 27q² और 9q और प्लस का 1। अब हमें देखना यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाले में हमें चाहिए था 9m। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें 9m के 1 का रूप का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 9 हमने कॉमन लिए फर्स्ट वाला और +1, इसको तो हम रखेंगे, और इस पूरे के पूरे जो कॉमन लिया था हमने, इसको हम बराबर कर देंगे m के। किसके बराबर कर देंगे, ये देखो हमने यहाँ m के बराबर मान लिया। तो जैसे ही m के बराबर होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9m+1। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखो, अब हमारे पास थर्ड रिजल्ट क्या रहा कि a बराबर क्या रखेंगे, 3q+2 को रखेंगे। तो वही सिंपल सी बात, दोनों तरफ क्या करना है, घन कर देना है। तो जैसे ही हम घन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा कि 27q का क्यूब 54q², 36q+8। अब देखो हमने क्या ले लिया था, हमारा 9m हो गया था, 9m+1 भी हो गया था। अब हमें चाहिए 9m+8। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमें इस बॉक्स के अंदर 9 कॉमन लेकर रख लेना है और 8 का 8 पूरा बाहर रख देना है। तो हमने क्या करा, 9 को कॉमन ले लिया, बाकी पूरे को हमने इसके अंदर रख दिया और प्लस में 8 बाहर रखा। अब इस पूरे के पूरे को हम क्या कर लेंगे, हम उसको m के बराबर मान लेंगे। तो जैसे ही m के बराबर मान लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी कि 9m+8 के रूप का होता है। ये आ गया हमारी समीकरण नंबर 3। अंडरस्टैंड। तो देखिए लास्ट वाला ऑप्शन क्या बचता है कि समीकरण नंबर 1, 2, 3 से हम पाते हैं कि जो a³ है वो 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। अब बता तो यही दिया है कि रूप का है, तो हमने बता दिया कि कैसे रूप का होगा। अतः a³ क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा कि जो 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का हो सकता है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो यही हम करते हैं एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।